गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज आपके साथ जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक मुझे लगता है। इसके इसके समांतर मैंने एक टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है करके अगर आपने देखा भी है तो तब भी आप पीछे बैक जाइए और जाने के पश्चात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और लिस्ट में या प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें जाकर वर्ल्ड बैंक का मेरा वीडियो देखिए। वर्ल्ड बैंक का वीडियो देखेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ वो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा वो और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी पृष्ठभूमि किससे के द्वारा जुड़ी हुई है मैंने बहुत ही गहन और अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत ही अच्छे तरीके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो पृष्ठभूमि है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्यों बनाया गया और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया। दोनों जो संगठन थे इस तरह एक ही साथ आए थे, एक ही समय पर आए थे। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत ही आए थे, तो याद रखना वुड डिस्पैच के तहत ही आए थे। तो याद रखना ये जो संगठन थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों एक ही समय पर आए थे। इसकी जानकारी आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाई देगी। तो बच्चों बात करते हैं IMF की। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखो नाम में छिपा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसे कहते हैं, क्या है ये, क्या संगठन है, ये बला क्या है। आइए जानते हैं आपके संग ये क्या बला है। तो बच्चों कॉपी में आप हेडिंग बनाना IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फंड समझते हैं मतलब फंड क्या होता है, फंड कोष। फंड का मतलब हिंदी में कहते हैं फंड को हिंदी में कहते हैं कोष। तो ये जानते हैं कोष किसे कहते हैं। कोष का मतलब एक खजाना है ना, कोष एक मतलब तिजोरी जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए हों, उसे बोलते हैं कोष या फंड बोलते हैं, है नहीं। फंड यानी पैसा एक प्रकार का। मुद्रा कोष यानी मुद्रा का जो कोष यानी मुद्रा को, करेंसी को इकट्ठा कर एक जगह रखना, उसे कहते हैं मुद्रा कोष, है ना। हम नाम से ही सब कुछ निकाल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरी दुनिया का पैसा एक ही जगह एक ही बैंक में इकट्ठा कर रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दैट मीन्स यू आर करेक्ट, ओके करेक्टली। तो बच्चों हेडिंग बनाइए आपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो पूरी दुनिया का जो पैसा होगा वो एक बैंक के अंदर रखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहलाता है। एक ऐसा संगठन बनाया गया वुड डिस्पैच समझौते के तहत। ये क्यों बनाया गया था, जब 1929 की आर्थिक महामंदी ने किस तरह पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया था, तो उसको केंद्र में ध्यान में रखते हुए सन 1944 में एक समझौता हुआ। जैसे 1944 में समझौता हुआ तो 1944 में समझौता हुआ, उसके तहत कई सारे संगठन बनाए गए थे, बहुत सारे संगठन थे। उन बहुत सारे संगठनों में थे दो संगठन आपको पढ़ने अनिवार्य हैं। वे दो संगठन कौन कौन से थे, एक तो विश्व बैंक था और एक हमारा जो आज मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष था उसकी स्थापना उसकी जो मतलब शुरुआत हुई थी 1944 में। कब हुई थी, 1944 में शुरुआत हुई थी, 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत। लेकिन जो इसकी स्थापना हुई ये पूरी तरह जब अस्तित्व में आया तो याद रखिएगा 1945 में। लेकिन जो बुकों में या नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें 1944 लिखा हुआ है। आप उसे कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के पश्चात आप 1945 पे निशान लगाइएगा, है ना। जब आपने देखा होगा जो विश्व बैंक था, वर्ल्ड बैंक या जिसे आप विश्व बैंक कहते हैं, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय था आपने देखा था मेरे साथ। विश्व बैंक का जो मुख्यालय था वो वॉशिंगटन सिटी यानी USA के अंदर था, है ना। यही हम आपको बताए हैं कि इसका भी मुख्यालय वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC के अंदर ही उपस्थित है ना। आप लिखिए मेरे साथ, नोट करते चलिए। लेकिन मैं आज आपको जो समझाने वाला हूँ आपके होश उठ जाएंगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। इसके सदस्य होंगे, इसके सदस्यों की संख्या होगी 189। आजकल इसके सदस्यों की संख्या नेट पे भी 189 दिखाई देगी, 190 भी हो सकती है। ये नहीं जानना पहला कौन सा और अंतिम कौन था। याद रखिए भारत ने इसकी सदस्यता तभी ले ली थी जब ये बना था। है क्या है ना। आइए जानते हैं इसके हमने यहाँ लिखा है, देखिए IMF ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत अस्तित्व में आया है। ब्रिटेन वुड्स समझौता कब हुआ था, 1944 में। लेकिन इसकी स्थापना कब मानी जाती है, 1945 में, क्योंकि ये पूरी तरह कार्यशील हुआ 1945 में। और एक बात याद रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा, जो देश वर्ल्ड बैंक का सदस्य होगा वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड IMF का भी सदस्य होगा। याद रखिएगा अगर किसी देश की वर्ल्ड बैंक की सदस्यता छीन ली जाती है या छोड़ दी जाती है उसके देश के द्वारा, तो याद रखिए IMF की सदस्यता भी उसके द्वारा ही छीन ली जाएगी, समझे। उद्देश्य
इसका उद्देश्य क्या है? जब तक आप किसी भी संगठन का, मैंने आपको बताया था, आप उसका अल्टीमेट गोल नहीं समझेंगे तो मेरा यकीन मानिए वो पूरी तरह आपकी समझ में ही नहीं आएगा, वो पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस टॉपिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जब तक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आएगा। उद्देश्य और कार्य में बहुत ही कम फर्क होता है। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कोई भी संगठन जो बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है, ये हम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं उद्देश्य। ये हम कर रहे हैं, ये इसे बोलते हैं कार्य। तो बच्चों बात कर रहे हैं आज आप मेरे संग किसकी? उद्देश्य की, कि इसका उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य आइए जानते हैं। देखो ये था हमारा इंडिया, ये हमारा इधर यूएसए है ना, ये हमारा इंडिया, ये यूएसए, यहाँ बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पूरी दुनिया का पैसा एक ही बैंक में इकट्ठा करके रखना है ना, आसान भाषा में आपकी लैंग्वेज में। पूरी दुनिया का पैसा एक बैंक में इकट्ठा करके रखना, उसे 189 देशों का, पूरी दुनिया का नहीं पैसा, 189 देशों का जो उसके सदस्य होंगे, सदस्य देशों का पैसा इकट्ठा करके रखना एक ही बैंक में। बैंक का काम क्या होता है? अब चलिए मैं हूँ, आसान भाषा में समझाता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसे कहते हैं? देखो अगर बड़ी चीज़ को समझना हो तो छोटे उदाहरण लेकर समझिए, है ना। बड़ी चीज़ को समझना हो या बड़े किसी भी संगठन को या किसी भी बड़ी चीज़ को समझना हो तो छोटे उदाहरण लेकर समझिए। जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी दुकान खोलनी है, किसकी? पकौड़े तलने की। पकौड़े तलने की दुकान खोलनी है तो मुझे क्या करना होगा? तो उसके लिए मुझे ठेले की ज़रूरत होगी, उसके बाद मुझे किसकी ज़रूरत होगी? बेसन की ज़रूरत होगी और अलग अलग छोटे छोटे सामानों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं एक MSME वर्ग हूँ, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हूँ। मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए सरकार ने योजना चलाई है, उनके लिए लोन बांटने की योजना चलाई है। तो मैं जाऊँगा अपने नज़दीकी बैंक के पास कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे बात है और मुझे लोन चाहिए, मुझे दुकान खोलनी है, मुझे पकौड़े तलने हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। बेरोजगार आदमी हूँ यार, क्या करूँगा, पकौड़े तलूँगा। हाँ तो बात करनी किसकी? हाँ तो बात कर रहे थे किसकी? पकौड़े तलने वाले की, है ना। तो मैं जाऊँगा पड़ोस के जो मेरा बैंक होगा PNB, मैं जाता हूँ यहाँ PNB बैंक में जाता हूँ। PNB बैंक कौन सा है? अच्छा PNB बैंक में जाते हैं, PNB नहीं जाते, SBI बैंक में जाते हैं। तो बैठे शर्मा जी सामने, मुझे जानते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जान पहचान है मेरी। मैं शर्मा जी के पास गया, मैंने कहा कि शर्मा जी एक काम करो, मुझे चाहिए लोन। अच्छा आओ सर, आप तो पहले आए थे, आप तो आर्मी में थे, आपने जॉब कैसे छोड़ दिया? है ना, कोई बात नहीं, सिचुएशन ऐसी थी, मुझे मज़ा नहीं आया, है ना, मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं चला आया और मुझे चाहिए लोन चाहिए। उन्होंने कहा कि लोन चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हम आपको लोन देते हैं, ठीक है, लेकिन किसके लिए लोन चाहिए? मैंने कहा जी मुझे अपनी दुकान खोलनी, मुझे लोन चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शर्मा जी ने कहा चलो आपको लोन दे देते हैं, आप ये बताओ आप लोन चुकाने के लिए आप क्या करोगे? मैंने कहा जी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई मुझे उसके द्वारा लोन चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो शर्मा जी के द्वारा मुझे लोन दिया गया, है ना, लोन दिया गया और लोन लिया मैंने 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। और धीरे धीरे उसकी EMI भी भरी जाती है। EMI समझ रहे हैं? EMI क्या होती है? बाद में बताऊंगा, सिर्फ कौन सा, है ना। उसकी किस्त जाती है, किस्त आसान भाषा में आपकी किस्त भेजते हैं। चलिए महीने वाइज किस्त भेजते हैं, है ना। लेकिन अगर मैंने 3 महीने तक कोई भी किस्त ना जमा करी ना, अगर 3 महीने तक कोई भी किस्त ना जमा करी तो याद रखना जो मेरा अकाउंट है ना वो सरकार के द्वारा NPA घोषित हो जाएगा, अगर 90 दिनों तक NPA। अच्छा ये NPA क्या होता है? NPA का मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसिड, ऐसी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो गैर वित्तीय घोषित कर दी गई हो। यानी अब उस तो वहाँ कोई उम्मीद नहीं है, अब वहाँ कोई उम्मीद नहीं है यहाँ तक पैसा लौटने वाला या नहीं लौटने वाला, है ना। फिर आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, आपको कोई लोन नहीं देने वाला, है ना, क्योंकि आप पैसा तो लौटाते नहीं। मैं हूँ, मेरी पकौड़ी की दुकान अच्छी नहीं चली तो क्या हुआ, मैंने पकौड़ी दुकान बंद कर दिया। जैसे मैंने दुकान बंद कर दिया तो सर जो 90 दिनों तक उसका पैसा नहीं दिया, उसके बाद मुझे कभी भी कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। इसे कहते हैं NPA होना, है ना। जो मेरा अकाउंट था ना पूरी तरह NPA होगा, मुझे कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। चलिए तो बात हुई, ये बात हुई मेरी और शर्मा जी की। अब मेरी जगह आप रखो एक देश को, है नहीं। अच्छा मैं बैंक में क्यों गया था? मैं बैंक में इसलिए गया था क्योंकि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, है ना। शर्मा जी मैं बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, चलो तो हुआ, मेरी जगह रखो एक देश को, मैं भारत हूँ। अच्छा ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना, शर्मा जी का बैंक दिखाई दे रहा था, अब ये IMF है, ये क्या है? IMF, ये देश है, ये मैं भारत हूँ। अब IMF के पास जाता हूँ, है ना, 1948 में, कि भाई साहब मुझे ना यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगानी, ये जो शेड्यूल है ना, इस पूरा शेड्यूल बनाना मेरे को, ये मुझे शेड्यूल बनाना, इसके लिए पैसे चाहिए। अच्छा सरकार ने पूछा कि तुम रोड तो नहीं बनानी, एक लॉन्ग प्रोजेक्ट कर सकता तो नहीं है, तुम कोई मेट्रो तो नहीं बनानी, तुम कोई राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं बनाना? मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, लघु वर्ग के अंदर, लघु वर्ग समझते हो, जो छोटा वर्ग होगा उसके लिए लोन चाहिए, छोटे वर्ग के लिए लोन चाहिए और कम समय के लिए चाहिए, 3 साल के लिए लगभग, है ना, लगभग 3 साल के लिए
छोटे समय के लिए लोन चाहिए। अच्छा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आओ आओ, हम चले गए IMF के पास। अगर छोटे अल्पकालीन लोन चाहिए तो आप याद रखना, आप जाओगे IMF के पास। अगर दीर्घकालीन लोन चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मतलब हो पूरी की पूरा तरह सड़क, पूरी की पूरी तरह बिल्डिंग, पूरी पूरा स्मार्ट सिटी बनाना और पूरी पूरा मेट्रो स्टेशन बनाना, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मुझे जाना होगा वर्ल्ड बैंक के पास। अब आपको बताता हूँ, अब आपको पता होना चाहिए, क्या भारत आज तक कभी लोन लेकर आया? जी हाँ, लेकर आया। 1991 से पहले स्थिति बहुत ख़राब थी। 1991 का समय था, उससे पहले स्थिति भारत की बहुत नाजुक थी, इतनी नाजुक थी कि हम इतना लोन लिया हुआ था, हमने IMF से इतना लोन लिया था कि चुकाना ही भारी था, है ना। तो उसके बाद 1991 के बाद क्या हुआ, नई आर्थिक नीति आई, ओपन द डोर पॉलिसी आई, खुले द्वार की नीति आई, जिसे LPG मॉडल के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस तरह का, है ना। LPG जो मॉडल आया मनमोहन सिंह की, जब मनमोहन सिंह उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, है नहीं, तब मॉडल आया, सुनते रहोगे, ध्यान लगाकर, उसके बाद में देखना। 1991 में बहुत बड़ी समस्या थी, इतनी बड़ी समस्या थी कि हमारे पास ना इतना फॉरेक्स बचा था, फॉरेक्स कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, बहुत इतनी कम मात्रा में डॉलर बचा हुआ था हमारे पास कि वो बस कुछ ही महीने, 2 या 3 महीने चल सकता था। उसके बाद क्या होता, अगर हमारे यहाँ रिजर्व बैंक का ना, सब प्रत्येक देश के अंदर रिजर्व बैंक हो, हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह अमेरिका के अंदर जो बैंक है ना, उसे कहते हैं फेडरल बैंक, है नहीं। अमेरिका के अंदर जो फेडरल बैंक, अलग अलग देश के अंदर अलग बैंक, जैसे उसके यूरोप के अंदर चल जाओ तो यहाँ यूरो बैंक, इस तरह ही वहाँ अलग अलग बैंक दिखा देते हैं, है ना। तो जो बैंक दिखा देते हैं ना, सुनते रहो, ध्यान लगेगा पहले। तो 1991 में जब क्राइसिस आया, है नहीं, जब मंदी आई, इतना कम हमारे पास डॉलर बचा हुआ था, हमारे पास, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वो ना कुछ ही समय के लिए पर्याप्त है। अब आप कहोगे सर ये डॉलर की हमें क्या ज़रूरत है? ये ज़रूरत है जब आप बाहर से सामान खरीदेंगे, जब आप यहाँ से बाहर जब यहाँ से ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाऊँगा ना, है नहीं, अभी जब मैं 2025 में यहाँ से ऑक्सफोर्ड पढ़ने के लिए जाऊँगा, तो याद रखना, तो मुझे ना भारतीय करेंसी होगी, वो कौन सी होगी, रुपया, उसकी जरूरत नहीं पड़ने की। तो मैं जब बाहर जाऊँगा वहाँ डॉलर चलेगा। क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। मैं कोलंबिया पढ़ने के लिए जाऊँगा ना, तो वहाँ डॉलर चलेगा। तो डॉलर चलेगा तो मैं डॉलर कहाँ से लेके जाऊँगा? तो याद रखिए जब मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाऊँगा ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाऊँगा दिल्ली के अंदर, तो याद रखिए जब वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट लूँगा, तो याद रखिए मैं वहाँ ना अपने जो पैसे होंगे, जो भारतीय करेंसी होगी, वो वहाँ जमा कर दूँगा, 10,000 दूंगा, मैं ना वहाँ 70 रुपये जमा करूँगा, तब मुझे वहाँ से डॉलर प्राप्त होगा। ये डॉलर कहाँ से आया? ये डॉलर किसके पास है? ये डॉलर RBI के पास है। ये RBI क्या है? ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का केंद्रीय बैंक है ना। उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है। जो विदेशी मुद्रा भंडार जितना कम होगा, याद रखिए इतनी स्थिति भारत की बेकार होगी, अच्छी नहीं होगी भारत की स्थिति। अच्छा, भारत के अंदर ये जो डॉलर है, ये आता कहाँ से है? तो याद रखिए जो भारत के अंदर डॉलर है ना RBI के पास, वो आता है हमारे जो भाई बंधु होते हैं ना, जो विदेश में रहते हैं, वो आप उन्हें बोलते हैं NRI, नॉन रेसिडेंट इंडिया, यानी पहले कभी भारत में रहा करता था, लेकिन अब बाहर रह रहा है, उसकी फैमिली यहीं है, तो वे पैसे भेजते हैं, उन्हें बोलते हैं NRI। क्या बोलते हैं? NRI, समझे? उन्हें इसके बारे में पढ़ाएंगे सब धीरे धीरे। तुम्हें पैसा भेजते हैं, पैसा कहाँ रहता है? पैसा रहता है, ये रिजर्व रहता है। किसके पास रिजर्व रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। किसके रूप में? डॉलर के रूप में। समझ में आया? अच्छा सर, और बताइए कि RBI के पास डॉलर कहाँ से आया? RBI के पास डॉलर ऐसे आता है, जो टूरिज्म, देखो टूरिज्म अभी तो पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है कोरोना वायरस के कारण, है ना। तो ये टूरिज्म होते हैं ना, जो यात्री आते हैं घूमने के लिए, जो यात्री बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो जब वे आते हैं ना, जैसे ही इंटरनेशनल हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं, तो वे डॉलर देते हैं और भारतीय रुपये खरीद लेते हैं। तो इस तरह जो भारत का रिजर्व बैंक होता है, ऐसा करने से, टूरिज्म के आने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाता है, जो पर्याप्त होता है। लेकिन 1991 में ऐसा नहीं था। 1991 में ऐसा नहीं था। भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। 1991 से पहले हमने IMF से इतनी मात्रा में लोन लिया था, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उस समय फिर 2003 में का जब समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय क्या हुआ था, 2003 और 1-2 में क्या हुआ था, हमने जितना भी IMF से लोन लिया था, वो सारा का सारा ज़ीरो कर दिया था। हमने इनके सारे पैसे चुका दिए थे। लेकिन अब 1991 के बाद और आज तक हमने IMF से कोई लोन नहीं लिया है, समझे। आप जितनी भी आप डेप्थ देखते हैं, जितनी भी उधारी देखते हैं, वो सारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है, वही है। वो 8 लाख हज़ार करोड़ रुपए का आप जो ब्याज देते हैं, दिन प्रतिदिन आपका महीने वाइज जो ब्याज जाता है, 8 लाख, एक साल का 8 लाख हज़ार करोड़ रुपये, 8 लाख हज़ार करोड़ रुपये, समझे। 28 लाख हज़ार करोड़ के बजट में से आपका 8 लाख हज़ार करोड़ रुपये ब्याज ही जाते हैं। इतना आपके पास कर्ज है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, देखो
अभी बताता हूँ। भारत के प्रत्येक, जब भारत के पास इतना कर्जा है ना, आप अंदाज़ा लगाओ, भारत की जनसंख्या 135 करोड़, 35 करोड़। अच्छा, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करता हूँ, जब आप समझ रहे तो थोड़ा अच्छी तरह समझो। भारत के पास ना, भारत के पास लगभग कितना कर्जा, 90,000 करोड़ रुपए, 90 लाख हज़ार करोड़ रुपए, 90 लाख हज़ार करोड़ रुपए, लाख है ना, 90 लाख हज़ार करोड़ रुपए। आप इसे 135 से डिवाइड करोगे, 135 क्योंकि भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है ना, इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद ऐसे कह सकते हैं लगभग 70,000 के लपेट में कुछ ऐसा आएगा, है ना। आप देखोगे इसके लगभग ऐसा ही दिखाई देगा आपको, है ना, जो दिखाई देगा आप ऐसे कह सकते 70,000। यानी भारत के अंदर कोई बच्चा अगर पैदा हुआ ना, भारत के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो याद रखिए, भारत के अंदर जो भी बच्चा पैदा हुआ ना, बच्चा पैदा होते ही ना उसके ऊपर एक कितना कर्जा, पता है कितना कर्जा, 70,000 रुपया कर्जा उसको जन्म लिया। आप ऐसे देश समझते हैं, है ना, इसे कहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना, वो बाद में बताऊंगा। और धीरे धीरे समझ में आ गई इकोनॉमिक्स, कभी भी एकदम नहीं समझ में आती, धीरे धीरे समझ में आ गई। अभी IMF पढ़ा रहा हूँ, IMF से संबंधित जितनी बातें, जितनी भी दिमाग में आ रहा है ना, सारा का सारा बस बता रहा हूँ, तो सुनते जाओ प्यार के साथ, आपका माइंड इंक्रीज होगा कि ऐसा भी होता है यार, हाँ ऐसा होता है। इतना खतरनाक जो पढ़ाऊंगा ना इकोनॉमिक्स और अच्छे समझ में आएगा। ये टॉपिक है आपको दे रहा हूँ, जो आप वन डे एग्जाम देने जाते हैं ना, उसमें इस तरह के टॉपिक दिखाई देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको मैं IMF के बारे में इतनी बातें करूँगा, आपके दिलो दिमाग और नसों में IMF बसने लगेगा। जहाँ भी IMF का नाम लेगा कोई तो आप खुश हो जाओगे। जो TV में न्यूज़ चल रही होगी, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे आप, आपकी न्यूज़ अच्छी समझ में आएगी। तो समझे, ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये है क्या भला, है ना, या ये तो आपको पता ही लग गया होगा ये क्या भला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक एक प्रकार का जिसके अंदर खजाना भरा हुआ हो, है ना। और बताऊं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना सोना होता है, सोना। प्रत्येक देश इसके अंदर योगदान देता है, प्रत्येक देश का कोटा होता है। जो देश जितना योगदान देगा इतना ही डिसीजन मेकिंग में आगे होगा, फैसले लेने में आगे होगा। जो देश जितना इस बैंक के अंदर, इस फंड के, इसमें जितना फंड देगा वो इतना ही डिसीजन मेकिंग में आगे होगा। ऐसा सर ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कोटा किसका है, आपको जानकर हैरानी होगी, सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है। अमेरिका का कोटा सबसे ज़्यादा है पहले से ही, अमेरिका इसमें इतना ज़्यादा दान करता है। अब इस दान नहीं, कोटा कहिए, है ना। आपको बताऊं IMF के पास 477 बिलियन डॉलर है ना, मेरा आंकड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इतना, अभी इतना ही हो रहा होगा। मैं आपको 2018, हाँ 2018 पढ़ रहा था मैं, 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फोरम के मुताबिक, है ना, IMF के पास 477 बिलियन डॉलर, कितना 477 बिलियन डॉलर, 477 बिलियन डॉलर, इतनी रकम है, इतने पैसे हैं इसके पास। अच्छा सर पैसे आए कहाँ से, प्रत्येक जो सदस्य देश होते हैं ना इसके पास, जो इसके सदस्य देश होंगे उन्हें कोटा देना पड़ता है, 25% देना पड़ता है। जो सदस्य देश होगा इसका, जो सदस्य देश होगा 25% मिनिमम होगा, देना ही होगा 25% अपने GDP का, अपने GDP का। जितने हमारे देश की, जो देश जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता होगा ना, उत्पादन करता होगा, उसे उतना ही इसमें कोटा, अधिक कोटा होगा। और जितना ज़्यादा कोटा होगा उतनी उसे फैसले लेने में आसानी होगी। सबसे ज़्यादा कोटा किसका है, USA का। आपको जानकर रहने होगी 17%, लगभग 17.6% है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना। अगर मैं देखूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फोरम के मुताबिक 17% मतलब लगभग आप ऐसे कह सकते हैं 88 बिलियन डॉलर। अब इसका निकाल लेंगे 88 बिलियन डॉलर इसका। अब देखो इतनी बड़ी हिस्सेदारी इनकी, है ना, इतना पैसा देते हैं इसके अंदर, जब जाकर पूरी दुनिया को लोन बांटते हैं IMF जी, है ना। कौन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा सर इसके अध्यक्ष का नाम बताओ, अध्यक्ष का नाम खुद देख लेना, जे से बनता है उसका नाम, इसका अध्यक्ष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान समय में। अच्छा चलो सर इसके वो बताओ इकोनॉमिक चीफ्स कौन है, उनका तो नाम पता मुझे, भारतीय, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। मैं कभी केरल बैच के IAS ऑफिसर हुआ करती थी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 2019 में बनी है ना, पता होना चाहिए उन्हें। मैं पढ़ता रहता हूँ तो मुझे सब पता है, सब पता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताना मेरे को, मैं कैसे समझा रहा हूँ तुमको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताना मेरी नॉलेज कैसी सही है कि गलत है, अरे नोट करते जाना काफ़ी में इतना। अब देखो 17% सबसे ज़्यादा। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन, दूसरे नंबर पर कभी जापान आता, कभी चाइना आता, यानी जापान और चाइना, उसका भी कोटा बहुत बड़ा है, इसलिए में डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे रहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देखो इनका योगदान सबसे ज़्यादा। अच्छा इनका योगदान सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि वहाँ की GDP सबसे ज़्यादा। वहाँ की GDP क्या होती है सर, ये GDP होती है, जैसे चलो GDP समझाता हूँ, एक लैंग्वेज में समझाता हूँ GDP कैसे कहते हैं, है ना, ग्रोस, वो GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आसान भाषा में समझो, है ना। ये हमारा देश है ना, ये हमारा देश, हमारे देश के अंदर जितने रुपए का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन है ना, कितनी चीज़ें बन रही हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में सारा मिलाकर, उसे बोलते हैं जीडीपी, है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना, सब उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ होगा, पता कहाँ होगा उत्पादन, जहाँ तकनीक होगी। तकनीक किसके पास, तकनीक किसके पास, तकनीक अमेरिका के पास। किसके पास, अमेरिका के पास। हमारे पास कुछ नहीं है तकनीक में, तो हम पहले भी पीछे थे और आज भी हम बहुत ज़्यादा पीछे तकनीक में, है ना। हम हमेशा जो चीज़ पुरानी होगी ना उसे यूज़ करते हैं तकनीक में, और तकनीक किसके पास होगी, अमेरिका के पास ही तकनीक। क्यों, तकनीक में हमारी यूज़ करती हैं। हमारे जो लड़के होते हैं ना आईआईटी के अंदर, यहाँ पढ़ते हैं और वहाँ चले जाते हैं अमेरिका, हमारी तकनीक यूज़ करते हैं। अमेरिकी जनसंख्या पता कितनी, अमेरिकी जनसंख्या लगभग 35 करोड़, है ना, जो हमारे पास में भी नहीं है। देख लो 35 करोड़ की आबादी वाला देश, 35 करोड़ की आबादी वाला देश कितनी तकनीक में मिली फिर रहा। क्यों, तकनीक कहाँ से आई, हमारे लड़कों को यूज़ किया। आज भी देखना अमेरिका के अंदर, ये तो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत पढ़े लिखे सारे भारतीय है, ये न्यूज़ में आती रहती है खबर, ये तो बताते हैं न्यूज़ में, और क्या बताते हैं न्यूज़ में। चलिए, तो जितने रुपए का प्रोडक्शन होगा किसी भी कंट्री के अंदर, उतना ही उसका जीडीपी होगा। जितना कम प्रोडक्शन होगा, है ना, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतने उसका जीडीपी होगा। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जीडीपी किसका, सबसे ज़्यादा जीडीपी होगा अमेरिका का, लगभग, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 21 पॉइंट कुछ मिलियन डॉलर, 28 मिलियन डॉलर। चलो बाद में बात करेंगे इसको। तो बात करते हैं आईएमएफ की। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और 189 मेंबर होंगे इसके। वुड पे जो सम्मेलन हुआ था उसके तहत इसे बनाया गया था। और क्या उद्देश्य, देखो ध्यान लगा क्या होता है ये ना, कहाँ जीडीपी कम हो रही, कहाँ जीडीपी बढ़ रही, है ना। अभी जीडीपी पता है कहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा, कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, कहाँ उत्पादन कम हो रहा, कहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा, इसकी देख रेख करना, इसकी निगरानी करना, इसका उद्देश्य होता है। आसान लैंग्वेज में समझते हैं। उद्देश्य नंबर फर्स्ट इसमें लिखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी वैश्विक स्तर पर स्थिरता सुनिश्चित करना। आपको कैसे पता लगा कि डॉलर का दाम घट गया, है ना, आपको कैसे पता लगा कि डॉलर सस्ता हो गया। जैसे डॉलर सस्ता हुआ, किस तरह पता लगा, आईएमएफ के अंदर जो इनकी इकोनॉमिक चीफ होती है ना, इकोनॉमिक चीफ होती है, ये सामने आती है और इसमें बताती है, जो गीता गोपीनाथ इकोनॉमिक चीफ गीता गोपीनाथ आती है, मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है, सुंदर मैडम, देख लेना इनका फोटो। तो इनका जो मैडम था, लेकिन अब तो इनकी उम्र हो रही, सर देख लेना इनका फोटो, देख लेना। तो इनका जो ये आती है, ये लेक्चर देती है मैडम कि जो इकोनॉमी ना, है नहीं, भारत की इकोनॉमी अलग अलग देश की, एकदम यार खुश हो जाओ, भारत की रहने वाली, अमेरिका में जाकर पढ़ी हुई है, एमए किया हूँ ना, बीए किया, वहीं से कानपुर यूनिवर्सिटी था, बीए करके गई। उन्हें जानता हूँ मैं, गीता गोपीनाथ को क्यों जानता हूँ, पहले बहुत सुंदर दिखती थी इसलिए जानता हूँ, हल्की हल्की दिखती थी। चलिए बाद में बात करेंगे किसकी, गीता गोपीनाथ के बारे में बात करेंगे, सब बताऊँगी उनके बारे में, ठीक, और जानो, ठीक है। उनकी डॉक्यूमेंट्री नहीं पढ़ानी मुझे पढ़ाना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर का दाम बढ़ रहा या घट रहा, इसकी जानकारी देने का काम किसका, उसे स्थिर करना। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि डॉलर का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि देश के अंदर महंगाई आ गई, है नहीं, कहीं इतना ज़्यादा ऐसा तो नहीं हो रहा कि डॉलर का दाम इतना घट गया कि लोगों, मैंने बताया देखो, डॉलर का दाम अगर एक लेवल से ज़्यादा नीचे चला जा, है नहीं, तो तब भी प्रॉब्लम, एक लेवल से ज़्यादा ऊपर चला जा तो तब भी प्रॉब्लम। इसलिए कहता हूँ आपको जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया गया। ये डॉलर सब पढ़ाने वाला मैं इकोनॉमिक्स में, अभी धीरे धीरे सुनते रहो। तो इसका काम है यानी स्थिरता करना, एक स्टेबिलिटी लेकर आना, इसका काम है। आईएमएफ का काम है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका काम है कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता लेकर आना। वैश्विक मतलब पूरे देश के अंदर स्थिरता यानी डॉलर का दाम स्थिर करना। ये डॉलर ही क्यों कर रहे हैं, यूरो क्यों नहीं, येन क्यों नहीं, है ना, ये बहुत सारी करेंसी है, यूरो, येन, पाउंड, इस तरह की जो वैकेंसी करेंसी दिखाई देती है, मुद्रा, करेंसी मतलब मुद्रा, इस तरह की जो करेंसी दिखाई देती है, ये इनको क्यों नहीं। याद रखना, जो भारतीय करेंसी रुपया भी तो उसका दाम घटता बढ़ता क्यों है। यहाँ जो हमारी करेंसी है ना, करेंसी दो तरह की होती है, एक तो सॉफ्ट करेंसी, एक हार्ड करेंसी। एक सॉफ्ट करेंसी, एक हार्ड करेंसी। जो डॉलर है ना, डॉलर, उस हार्ड करेंसी का दर्जा दिया गया, मैं बता जानबूझ के बेवकूफ़ बनाया गया। कारण ऊपर देखो, कोटा सबसे ज़्यादा किसका, अमेरिका का, सबसे कम किसका, ताल्लुक का, किसका, हाँ ताल्लुक, एक देश है ताल्लुक, उसका कोटा सबसे कम है, समझे।
जिसका जितना ज़्यादा कोटा होगा डिसीजन मेकिंग में उतना ही ज़्यादा आगे होगा। काम पता लग गया, क्या काम है? लोन बांटना, पूरी दुनिया को लोन बांटना। तो पहला पॉइंट लिखो आप उद्देश्य के अंदर, वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरे नंबर पर लिखो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। मौद्रिक सहयोग समझते हो? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को, मौद्रिक का मतलब मुद्रा बांटना, लोन बांटना है ना, मुद्रा देना, लोन बांटना, मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, लोन बांटने को बढ़ावा देना, ये काम किसका? IMF का। तीसरे नंबर का लिखो, तीसरे नंबर का पॉइंट लिखो है ना, सतत आर्थिक विकास एवं कुछ रोजगार को बढ़ावा देना। सतत आर्थिक विकास, ऐसे सतत आर्थिक विकास यानी कंटिन्यूटी के साथ उसका डेवलपमेंट करना, उस देश का डेवलपमेंट करना, और उसके साथ साथ उसके अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो रोजगार भी तो पैदा होंगे, ये रोजगार पैदा करना, आप ऐसे भी कह सकते हैं है ना। तो इसका काम ये तो होता ही है कि ये ऋण देता, ऋण मतलब उधार देता, इसका ये भी काम हो कि तकनीक भी देता। ये जो IMF होता है ना, ये तकनीक भी देता किसी देश को। अगर आपकी सदस्यता धारण कर लो ना, सदस्यता धारण कर लो तो याद रखना आपके पास जो देश में पूरी दुनिया में तकनीक होगी ना, जो आप देखते हो अगर USA के अंदर कोई वो बनाई हथियार बनाया खतरनाक, तो बेचना नहीं जा रहा, ऐसा हो नहीं सकता, क्यों बेचना? IMF का काम है, IMF उस पर पेनल्टी लगा सकता तो मीडिया के अंदर देना होगा, ये काम है इसका, ये देश है इसका, यानी तकनीक और आर्थिक और तकनीक रूप से सहायता करना, इसका उद्देश्य है। आर्थिक और तकनीक रूप से सहायता करना, किसी भी देश की आर्थिक और तकनीक रूप से सहायता करना किसका काम है? IMF का है ना। तीसरा उद्देश्य, चौथे नंबर का जो उद्देश्य दिखाई देगा, चौथे नंबर का लिखो दुनिया भर में गरीबी का उन्मूलन करना। उन्मूलन दैट मीन्स जड़ से खत्म करना। नंबर 5, विनिमय दर को विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देना। अच्छा, जो एक्सचेंज रेट होती है ना, उसे स्टेबिलिटी लेगा ना उसके अंदर। एक्सचेंज रेट यार किस तरह समझो एक्सचेंज रेट, चलो समझाता हूँ। देखो $1 की वैल्यू 70 रुपये, कितनी? 70 रुपये। $1 की वैल्यू 70 रुपये। चलो तो क्या होगा, तो $2 की कितनी होगी? 135 रुपये। 135 रुपये। एक समय ऐसा आया कि जो गल्फ देश है ना, हमारे गल्फ कंट्री हमारी, जैसे ओमान हुआ है नहीं, यमन हुआ, USA हुआ, UAE हुआ, दुबई, इराक, इस तरह जो खाड़ी के देश है ना, उनके अंदर क्या हुआ? तेल संकट आया। जैसे तेल संकट आया, वहाँ की जो कंपनी ने उन्होंने तेल सस्ता कर दिया। जब तेल सस्ता कर देंगे ना, तो याद रखना इंटरनेशनल मार्केट में ना जो डॉलर हो उसका दाम घट जाएगा। तो जब दाम घट जाएगा ना, तो इतना जाएगा दाम घट कर, इतना जाएगा, पता कितना जाएगा? 30 रुपये। 30 रुपये जाएगा। याद रखना, अगर डॉलर का दाम ना एक लेवल से ज़्यादा नीचे चला जा, समस्या खड़ी कर देगा देश के लिए, है ना। आप सोचते हो डॉलर रुपये में परिवर्तित हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। इसे तो बोलते हैं एक्सचेंज रेट, इसे स्थिर करना IMF का काम है। अगर ऐसा हुआ ना कि डॉलर बहुत ही महंगा हो गया, $1 बराबर ऐसा चला गया 120 रुपये का, तब भी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, है नहीं। मैंने बताया आपको जानबूझ कर बेवकूफ़ बनाया गया, है नहीं। IMF या वही जो बनाया गया था ना, फंड बनाया गया, और अच्छी समझ में जब आगा वैसा आप समझना स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना। $1 बराबर कितना? 120 रुपये। डॉलर का दाम एक लेवल से ज़्यादा क्रॉस कर जा तो तब भी प्रॉब्लम, एक लेवल से ज़्यादा नीचे चला तो तब भी प्रॉब्लम। इसे कहते हैं जानबूझ कर बेवकूफ़ बनाना, आप फंसे हुए बीच में, समझे। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना और अच्छे से डेप्थ में जाऊँगा, समझिए अभी मकसद। तो ये क्या होता है, ये क्या भला, आप ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते, इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट, है ना। अगर आप ज़्यादा नीचे चले गए तो तब भी आर्थिक मंदी आ जाएगी, और ज़्यादा ऊपर चले गए डॉलर को लेकर तो तब भी आर्थिक मंदी आ जाएगी। कारण देखो, अगर डॉलर सस्ता हुआ, डॉलर रुपये में परिवर्तित होगा, तो आपको समस्या खड़ी जाएगी, आपके लिए समस्या खड़ी जाएगी। जो NRI पैसा भेज रहे हैं ना, NRI पैसे भेज रहे हैं, उससे जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वो घट कर जीरो हो जाएगा, और वो घट कर जीरो हो जाएगा ना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए, है ना। हम ऐसा कर नहीं सकते, हम चाहकर भी मजबूर हो, समझे नहीं। तो ये जो एक्सचेंज रेट होगा ना, विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट होती है, एक्सचेंज रेट को स्टेबिलिटी लेगा ना, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेगा ना। एक्सचेंज रेट विनिमय दर को स्थिर करना किसका काम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। चलिए, हुआ था कभी ऐसा? हाँ हुआ, कई बार हुआ, कई बार। न्यूज़ देखते रहो, समझ में आएगा सब धीरे धीरे। अब IMF की कभी भी न्यूज़ आई ना, तो उसके आसपास का पढ़ना जरूर कि क्या कह रहे हैं। और
एक होता है छठा पॉइंट, क्या इसका छठा उद्देश्य क्या है, इसका जो छठे नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा इसका, आइए जानते हैं। एक वो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन पता किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का मतलब हो कि अभी विनिमय दर समझाया, विनिमय दर का बिंदु यही कॉन्सेप्ट है। विनिमय दर समझ लिया तो समझिए विनिमय दर समझ लिया ना, अगर तो समझ जाओ कि भुगतान संतुलन समझ लिया। भुगतान संतुलन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे बैलेंस करके रखना कि करेंसी ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना हो, कि डॉलर और रुपए के बीच का जो गैप है वो हमेशा ज़्यादा ना हो। अगर डॉलर और रुपए के बीच का गैप ज़्यादा हुआ ना तो समस्या खड़ी कर देगा, और कम हुआ तो तभी समस्या खड़ी कर देगा। यानी हमारी जो करेंसी ना वो फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए, है ना, उसे बोलते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन हमेशा जीरो होता है। चलो बाद में बताऊँगा इसके बारे में, है ना। एक चीज़ बताना संभव नहीं है ना, अब IMF बनाया गया, इससे बहुत चीज़ें जुड़ी हुई, समय समय जुड़ती भी रही, है ना। जितना समझ रहे इतनी पकड़ लो, बहुत अच्छी बात है, समझे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन को की समस्या को दूर करना, भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करना। भुगतान संतुलन की समस्या जो होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, उसे डिनाई करना, है ना। चलो इतना ही लिख लेना, क्वेश्चन नहीं बचने का आपका, जो ऑब्जेक्टिव होगा वो तो कभी बचने का ही नहीं है, जिसका अल्टीमेट गोल था वो भी पता लग गया आपको। अब लिखो काफी मेडिंग कार्य, काफी मेडिंग बनाओ कार्य, और कार्य के अंदर सबसे बड़ा काम पता क्या हो उसका, सबसे बड़ा काम उसका, है ना। कोई पूछे कि IMF का काम तो निगरानी करना, है ना, निगरानी करना, चेक करना, जांच करना और देखना, देख रेख करना, है ना, इसका काम होगा IMF का। निगरानी कैसे करना, अब सर ये बताओ निगरानी कैसे करते हैं, क्या कार्य है इसका, आइए निगरानी बताते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट होती है ना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिसके सदस्य देश होंगे, इंटरनेशनल मार्केट या सदस्य देश होंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनकी जांच करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की जांच करना, देखरेख करना, है ना। आप देख सकते हैं कि कहीं जो करेंसी वो कम तो नहीं हो रही, करेंसी ज़्यादा तो नहीं हो रही, है ना, उसकी स्थिर करना, उस देख रेख करना, ये काम होता है इसका IMF का। दूसरे नंबर का इसका कार्य, इसमें लिख लो, समझा दिया मैंने। यह सदस्य देशों को वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है, यह सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है। नंबर 3, यह ऋण प्रदान करता है, ये तो बताया 1 घंटे का अब तक, प्रदान करता है। चौथे नंबर का पॉइंट लिखो, अक्षमता विकास करना, अक्षमता का समझिए, अक्षमता तकनीक देना, अक्षमता का विकास करना, उसके अंदर तकनीकें पैदा करना, तकनीक देना, है ना। जैसे हम अमेरिका ने वो बनाया, एक मिसाइल बनाई, खतरनाक तरीके की मिसाइल बनाई, अगर उस मिसाइल को ना दुनिया की अमेरिका ही रख सके, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। जो IMF का सदस्य होगा ना, उसने कुछ भी हथियार बनाया होगा, अगर किसी देश की डिमांड है तो देना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते सर, समझ में आया, यही कारण है। चलिए और आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालो कि जो IMF होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हेडिंग डालो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट। नंबर 1, दोनों रिपोर्ट आप पढ़ने वाले हैं, दोनों रिपोर्ट आप सर्च करके पढ़ोगे। मैं आपको बताऊं 2019 की रिपोर्ट, 2000 दोनों रिपोर्ट आई थी, 2 रिपोर्ट जारी करते हैं, दोनों रिपोर्ट देखो कौन कौन सी IMF के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है। एक होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। नोट कर लेना कापी में, आपको इसके बारे में खुद पढ़ना। तो 2019 की रिपोर्ट देखनी है आपको, जो दिसंबर 2019 में आई थी ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसके बारे में बताना मुझे क्या था उसके अंदर, भारत का कौन सा स्थान था, क्या होता है उसके अंदर, उसकी जानकारी खुद जुटाना। जारी करता है रिपोर्ट, है ना, क्या क्या देखते हैं उसके अंदर, कैसी स्थिति है भारत की, है ना, पता होना चाहिए आपको। चलिए दूसरे नंबर पर एक और रिपोर्ट जारी करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा भी सकता था इस रिपोर्ट को, कि जो ये बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या होने वाला, अब कैसे ग्रोथ माइनस में जाने वाली, कैसे GDP माइनस में चले जाएगा। आप देखोगे 2020 का डायग्राम मैं आपको दिखा भी सकता था, अब मेरे पास क्या बात, कैसे दिखाऊँ यार, कैसे दिखाऊँ, मैं मजबूर हूँ, है ना। दिखाता कि रिपोर्ट खोल खुद देखना कि 2020 थी ना, उसकी रिपोर्ट, उसकी जो ग्रोथ थी वो कि 2020 के अंदर पूरी दुनिया की जो ग्रोथ थी किस तरह माइनस में चली गई वैश्विक स्तर पर, है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, ये देखना आपको, है ना। और देखना भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति क्या थी, ये 2 रिपोर्ट जारी करता है, किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। प्रत्येक वर्षीय रिपोर्ट आती है, समझे, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे नहीं,
कोटे की बात हमने कर ली कि किस तरह क्या होता है, कहाँ कहाँ तक IMF का कोर्स पता लग गया। IMF का जो कोर्स मतलब इसके अंदर पैसा कहाँ तक था वो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको। कोटा होता है प्रत्येक देश का, है ना। सबसे ज़्यादा कोटा किसका? अमेरिका का। सबसे कम किसका? ताल्लुक का। ये ताल्लुक एक देश है, सबसे कम कोटा उसका। और चीफ इकोनॉमिक कौन है इसकी? चीफ इकोनॉमिक समझते हो? चीफ इकोनॉमिक कौन है इसकी? गीता गोपीनाथ, है ना, भारतीय मूल की थी, है ना। उन्होंने बाद में जाकर अमेरिका के सदस्य धारण कर ली। SDR, चलिए भी समझाते तो SDR किसे कहते हैं? SDR, चलिए इसे पढ़ो ही ना, फोटो बाद में देखेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड समझना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो ये मेरी जानकारी थी IMF को लेकर। मैं बोल सकता हूँ और भी टॉपिक पर लेकर, इतना बोल रहा कि जितना आपकी समझ में आ जाए। उसका गोल पता लगना चाहिए, अल्टीमेट गोल है क्या आपकी लैंग्वेज में, है ना। जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ आपकी लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए कि जो मैं समझाया हूँ IMF, इसका गोल क्या है, मकसद क्या है इसका, है ना, क्या कहना चाह रहा है ना। ये गूगल पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऊपर का पढ़ना स्टार्ट कर दो, नीचे का बोलना स्टार्ट कर दो, है ना। पहले तो समझ लो इसका गोल क्या था, क्या है ये, क्या बला है ना। इस बला को समझने की कोशिश करो। तो हमने समझाया क्या बला थी, आपको पूरी तरह समझाया, अच्छी तरीके से समझाया। इसी तरह इसी टॉपिक को लेकर, इस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमारे टॉपिक हफ्ते वाइज जारी रहेंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, है ना। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप बताइएगा कि टॉपिक जारी रखने हैं या बंद कर देने हैं। जो भी स्पेशल टॉपिक होंगे ये जारी रखने हैं या बंद कर देने हैं। क्योंकि मैं आपके भविष्य को ध्यान में रखकर समझाता हूँ कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। और जो बच्चे करंट पढ़ते होंगे, इस तरह जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समय समय पर आपको दिखाई देंगे, अब तक मैंने 4 आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हैं। मेरा यकीन मानिए 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने के पश्चात आपको पूरी दुनिया हल्की हल्की धीरे धीरे फीलिंग आने लगेगी, समझ में आने लगेगी, है ना। धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है। जब आप देश और दुनिया समझना स्टार्ट कर दे तो यकीन मानिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि पेपर के लिहाज से कर रहे हैं। जिस दिन आप पढ़ने का स्टेटस बदल देंगे उस दिन आपकी कहानी भी बदल जाएगी, समझे। तो ये हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अब आपकी हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी, जब हम आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेकर उपस्थित होंगे। आप बारी बारी से हमारे वीडियो, अभी हिस्ट्री की वीडियो चल रहे हैं, उन्हें देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।